हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ उत्तराखंड इतिहास से, वो है यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जैसे आपका सिविल सर्विसेज में हो या आपका लोक सेवा आयोग, राज्यों के जो भी लोक सेवा आयोग है वहाँ से यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। और इसी टॉपिक से अगर हम देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, यहाँ से ही आधुनिक भारत की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास शुरू करता हूँ। जैसा आप देखोगे कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में, इनका कभी कभी सीक्वेंस भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी कंपनियां भारत में है। तो पहले हम देखेंगे सर्वप्रथम जो भारत आने वाली कंपनी थी वो आपकी पुर्तगाल थी, उसके बाद डच आए, उसके बाद आपका अंग्रेज हम देखेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखेंगे, फिर आपकी डच कंपनी देखेंगे, फिर फ्रांसीसी देखेंगे और लास्ट में आपकी स्वीडिश कंपनी देखेंगे। तो आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका पुर्तगाली कंपनी है। ऐसा माना जाता है और ऐसा देखने को भी मिलता है आपका कि भारत आने वाले पहले यूरोपियंस आपके पुर्तगाली थे और जाने वाले भी अंतिम यात्री आपके अंतिम जो आपके यूरोपियंस थे वो भी पुर्तगाली थे। आप देखते हैं सबसे पहले पुर्तगाल जो यात्री आए थे वास्को डी गामा, और उसके पश्चात 1961 में पुर्तगाली यहाँ से गए। तो हम चालू करते हैं पुर्तगाली कंपनियों का भारत में आगमन। पुर्तगाल सबसे पहले जो आया भारत वो थे आपके पुर्तगाली। पुर्तगाल इनकी कंपनी का नाम अभी मैं बताता हूँ, एस्टाडो द इंडिया था। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो मध्यकाल भारत का था, मध्यकाल में जो भारत के व्यापार होते थे वो किन किन मार्गों से होते थे, जलीय व्यापार मुख्य। तो मध्यकाल में हम देखते हैं हमें दो व्यापारिक मार्ग मिलते हैं, आपका लाल सागर और फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ये मुख्यतः दो व्यापारिक जलमार्ग थे जो मध्यकाल में भारत करता था। ये वाला जो व्यापार था वो यूरोपीय लोगों के हाथों में था, यूरोपीय व्यापार था ये मुख्यतः, और ये व्यापार इटली के लोग ज्यादा करते थे। और ये वाला जो व्यापार था वो एशिया के लोगों का व्यापार था, और यहाँ जो व्यापार करते थे वो आपके अरब थे, अरबों के हाथों में ये व्यापार माना। तो मैं इसका हल्का सा एक मैप ड्रॉ करके बना देता हूँ, एक कोशिश करता हूँ कि आपका बन जाए। देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके का भारत का देखेंगे प्राचीन काल में, उस समय पाकिस्तान भी भारत में शामिल था। फिर हम देखेंगे आप कहेंगे से ईरान, पाक और यहाँ आपका इराक, और यही आपका हल्का सा टर्की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है टर्की। तो ये हमारा जो मुख्यतः ये वाला मार्ग था, ये था आपका फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, और यहाँ आपके अरब कंट्रीज हम देखेंगे, आपका ओमान हो गया, यमन, ओमान, यमन और यूएई, सऊदी अरब, ये सब आपके यहाँ से। तो ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे आके कर दिया एंट्री मिल जाता है। फिर दूसरा जो व्यापारिक मार्ग था वो हम देखते हैं अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप मैंने हल्का सा ड्रॉ किया है। अफ्रीका महाद्वीप ये आपका लाल सागर, ये आपके सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, ये अफ्रीकन कंट्री है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि जो मध्यकाल में भारत के जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे वो आपके फारस की खाड़ी और लाल सागर। लाल सागर से होकर यहाँ पे मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, और यहाँ पे हमारा यूरोपियन कंट्री चालू होता है। देश यूरोपीय देश पे हम देखेंगे हल्का सा ड्रॉ कर देता हूँ, स्पेन और फ्रांस वगैरह आपके यहाँ। तो ये जो व्यापार था किस वस्तु से जुड़ा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मूलतः ये जो
वस्तु था, व्यापार था, वो आपका मसालों के व्यापार से जुड़ा था। और मसाले यूरोप के लिए ले जाए जाते थे, क्योंकि यूरोपियंस जो कंट्री है आपके, वो टेम्परेट जोन में पड़ते हैं, यानी कि वहाँ ठंडा ज़्यादा रहता है। तो ठंडे के दिनों में इनके यहाँ जो मांस होता है, मांस को सुरक्षित रखने के लिए और मांस की उपयोगिता बढ़ाने के लिए मसालों की आवश्यकता इनको पड़ती थी। इसलिए ये लोग यहाँ व्यापार करते थे भारत के पश्चिमी तट पर। मैं इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे आपका ये लग जाता है ये। और ये आपके दक्षिण पूर्वी एशियाई कंट्री इधर, यहाँ पे इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, जावा, ये आपके इधर दक्षिण भारतीय देश, और ये आपका भारत का पश्चिम है। तो इनका मुख्यतः जो व्यापार हम देखते हैं मसालों और विलास की वस्तुओं से जुड़ा था। मसालों में भी मुख्यतः क्या रहता था आपका, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी इत्यादि, ये सब यहाँ से ये ले जाते थे। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला जो व्यापार था यहाँ से होता था, ये ज़्यादा लाभकारी नहीं माना जाता है। ये व्यापार जो था एशिया वाला, ये ज़्यादा लाभकारी उस समय माना जाता था। अब कंडीशंस क्या हो रही है, क्या कितना कम पैदा हो रहा है। 1453 में 1453 में एशिया के लोगों ने, यानी कि एशिया में, एशिया के जो अरब, मतलब जो अरबी लोग थे, जो अरब लोग यहाँ पर पहले से ही व्यापार कर रहे थे, अरबों ने टर्की की राजधानी इस्तांबुल, टर्की की राजधानी इस्तांबुल, 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 उस समय इसे कहा जाता था कुस्तुतुनिया, कुस्तुतुनिया। तो इस पर 1453 में इन्होंने अधिकार स्थापित कर दिया। अब क्या घटनाक्रम बैठेगा भाई, जब यहाँ पर अधिकार हो चुका है तो ये क्या है, ये लोग इनको यहाँ पर नहीं आने देंगे व्यापार के लिए। अब यही कंडीशन हुई भाई, अगर आप व्यापार के लिए आते तो यहाँ से युद्ध करो अरबों से। अब ऐसी परिस्थिति में जो स्पेन के राजा थे उस वक्त, स्पेन के राजा थे हेनरी सप्तम, हेनरी सेवन, इनको वर्ल्ड नेविगेटर भी कहा जाता है, या नेविगेटर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसे में इन्होंने दिशा सूचक यंत्र और नक्षत्र यंत्र की सहायता से ऐसी सारणियां तैयार करवाई जिससे लंबी समुद्री यात्रा संभव हो पाती थी। तो इन्होंने क्या करा, हेनरी सप्तम ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मैड्रिड में एक स्कूल खोला जिसको कहा जाता था नेविगेटर स्कूल या नाविक स्कूल, नाविक स्कूल। इन्होंने मैड्रिड में एक नाविक स्कूल खोला जिसका उद्देश्य क्या क्या था कि भैया नए नए व्यापारिक जलमार्गों की खोज करना, जिससे हमारा व्यापार अदर भारत या एशिया के लोगों के अतिरिक्त अदर कंट्री से भी हो सके। जो मूलतः इनका व्यापार था वो आपका एशिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होना था, और जो पहले से भी ये करते आ रहे थे। अब कंडीशंस क्या बैठ रही है, मैड्रिड में स्कूल खोल दिया गया। इसी स्कूल के एक स्टूडेंट थे, नाविक स्कूल के, बार्थोलोमियो, याद रखिएगा बार्थोलोमियो, बार्थोलोमियो 1486 में जल मार्ग से यात्रा करते हुए यूरोप से यहाँ पहुंचे। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम पार्ट है, जिसे कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, हिंदी में बोलेंगे आशा अंतरिक्ष। तो बार्थोलोमियो 1486 में यहाँ पर आए जल मार्ग से, लेकिन यहाँ से आगे का इन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं था। इन्होंने देखा कि यार यहाँ से आगे तो कोई दुनिया है नहीं, तो ये यहाँ से वापस चले गए। इसी विद्यालय के दूसरे छात्र हम देखते हैं कोलंबस, कोलंबस जिन्हें अमेरिका की श्रेय खोज का श्रेय जाता है। ये आपका यहाँ से चले, लेकिन ये दूसरी दिशा में, यानी कि आप देखोगे आपके पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी महाद्वीप और दक्षिणी महाद्वीप, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर ये गए और वहां इन्होंने अमेरिका की खोज की 1492 में। लेकिन इसके बाद एक अन्य यात्री जो आए अमेरिको, जिनके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, वो भी आपके अमेरिका की ओर चल पड़े। ऐसा माना जाता है कि वो ये सब स्टूडेंट इसी स्कूल के थे, नाविक स्कूल के।
अब देखिएगा, अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, इसके बाद जो पुर्तगाली, जिनको कहा जाता है कि पुर्तगाली जो भारत में आने वाले, जल मार्ग से आने वाले पहले पुर्तगाली कौन थे, वो आपके थे वास्को डी गामा। तो अब यहाँ मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ हल्का सा, ये कंडीशन देखिएगा। फर्स्ट पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, वास्को डी गामा जो भारत आए थे। अब देखिएगा, स्पेन के जो राजा है, मैंने आपको पहले भी कहा, वो थे हेनरी सप्तम, हेनरी सेवन। और पुर्तगाल जो था वो था स्पेन का उपनिवेश। किसका उपनिवेश था? स्पेन का। यानी कि पुर्तगाल उस समय स्पेन के अंडर में था। और यहाँ के जो राजा थे वो थे मर्केंटाइल, मर्केंटाइल। इन्हें कहा जाता है COC, चीफ ऑफ कॉमर्स, चीफ ऑफ कॉमर्स मर्केंटाइल के। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने, चूंकि स्पेन का जो उपनिवेश था वो पुर्तगाल था, और वास्को डी गामा साहब कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो हेनरी सप्तम ने वास्को डी गामा को यहाँ से विदा किया कि जाइए, आप नए नए जलमार्गों की, नए नए व्यापारिक जलमार्गों की आप खोज कीजिए। तो अब इन्होंने जो अपने, इनके साम्राज्य का जो नाम दिया जाता है, जो व्यापारिक साम्राज्य, जैसे कंपनियों में हम देखते हैं आपका आगे अंग्रेज आएंगे तो उनकी कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे ही इनकी भी कंपनी का जो नाम दिया गया, जो व्यापारिक नाम दिया गया, वो था एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ये इसका नाम दिया गया पुर्तगीज कंपनी का। अब क्या होता है, वास्को डी गामा साहब यहाँ से आपके चले, ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत आने के शॉर्ट रास्ते को खोजा था। ये भी आपके चलते हैं अपने समुद्री जहाज। यस, जहाज आपका इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि जो वास्को डी गामा आए थे वो, उनके जहाज का नाम क्या था? तो वो था आपका विक्टर। किस जहाज से आए थे? विक्टर जहाज से वो आए थे। यहाँ पहुंचे, यहाँ पर एक स्थान है आपका मॉरिशस, हिंद महासागर में मॉरिशस, ठीक है। तो ये यहाँ पर मॉरिशस पहुंचे, अपने केप ऑफ गुड होप से आगे आकर ये मॉरिशस में पहुंचे। कौन? वास्को डी गामा साहब। अब क्या होता है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ। अब मैं, क्योंकि वास्को डी गामा जब भारत में आया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय भारत में क्या स्थितियाँ थी, यानी कि भारत में कौन कौन उस समय शासन कर रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय सल्तनत काल चल रहा था, यानी कि दिल्ली में लोधी वंश का शासन था, और दिल्ली में सिकंदर लोधी उस समय शासन कर रहे थे। और क्योंकि इनके जो पार्ट है वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं यहीं पे ज्यादा फोकस करूंगा। गुजरात में जो शासक थे वो महमूद बेगड़ा थे, महमूद बेगड़ा। और बीजापुर में जो शासक थे आदिल यूसुफ शाह, आदिल यूसुफ शाह थे। और आपके विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो यहाँ पर शासक थे वो नरसिंह सालू थे, नरसिंह सालू, सालू वंश के शासक थे। उस समय सालू वंश विजयनगर में चल रहा था। और इस वंश के आगे जो राजा हुए थे कृष्णदेव राय, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतापी शासक माने जाते हैं। और यहाँ पर जो केरला का ये तट बोला जाता है, इस तट को कहा जाता है कालीकट तट, कालीकट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्दावली है, जो आपका स्थान है कालीकट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो राजा थे, जो यहाँ पर शासन कर रहे थे, वो थे जैमोरिन वंश के शासक, जैमोरिन। और यहाँ पर क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अरब लोग पहले से यहाँ पर व्यापार कर रहे थे। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने एंट्री ली थी भारत में। उसके बाद से अरब यहाँ पर पहले से ही व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। इसके अतिरिक्त गुजरात, मिस्र और टर्की के भी व्यापारी यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे। तो यहाँ पर जो मूलतः इस कालीकट तट पर मूलतः जो व्यापार कर रहे थे वो
सेट्टियार या चेट्टियार बोला जाता है। वो लोग जो यहाँ पर व्यापार कर रहे थे, जो व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे, उनको क्या कहा जाता था, चेट्टियार या चेट्टियार। अब फिर से एक बार हम वापस यहाँ पे आते हैं। जब मॉरिशस पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक गुजराती पथ प्रदर्शक इनको मिलते हैं, अब्दुल मलिक। कौन मिलते हैं? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक यहाँ पर इनको मिलते हैं मॉरिशस में। और ऐसा माना जाता है कि अब्दुल मलिक की सहायता से ही वास्को डिगामा साहब कालीगढ़ पहुंचे थे। और ये आए थे 20 मई 1498 को। 20 मई 1498 को वास्को डिगामा साहब ने भारत के कालीकट तट के बंदरगाह कपक्का डब्ल्यू बंदरगाह पर ये उतरे। और जब ये यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर जो पहले से ही व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न थे, अरब और आपके कौन, मिस्र, तुर्की, गुजरात, ये सब यहाँ के जो व्यापारी थे, इन्होंने इनका विरोध किया। लेकिन जो जैमोरिन वंश था, जैमोरिन शासक थे, उन्होंने इनका स्वागत किया। ठीक है, ये कंडीशन तो आपका बहुत पूछा जाता है कि कब उतरे थे, 20 मई 1498 को। और किसकी सहायता से आए थे? अब्दुल मलिक की सहायता से। कहाँ उतरे थे? कालीकट तट पर उतरे थे। ठीक है, भारत के कालीकट तट पर पहुंचे थे। और उस समय भारत की क्या परिस्थिति थी, कौन कौन जा सकते, ये मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। अब जब जैमोरिन वंश ने इनका स्वागत किया, वेलकम किया, तो जैमोरिन वंश जो जैमोरिन थे, इन्होंने अन्य जो यहाँ पर ऑलरेडी गतिविधियों में संलग्न थे, अरब वगैरह, इन्होंने इनको मतलब इनका जो वास्को डिगामा साहब है, इनका इन्होंने इनसे अरब वगैरह से इनकी सहायता भी की थी। मतलब इनको व्यापार करने की एक हिसाब से छूट भी समझ लो, तो वो भी आपका हुआ था। अब जब ये वास्को डिगामा साहब यहाँ पर आए थे, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की उस समय की जो सबसे बड़ी मंडियां मानी जाती थी, व्यापारिक मंडियां, वो आपका हारमूज, मलक्का, यहाँ की सबसे बड़ी मंडियां मानी जाती थी। हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे इन पर पुर्तगाली ने अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो जब यहाँ से वास्को डिगामा साहब भारत के पश्चिमी तट से या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से जब ये वापस यहाँ से निकले, वास्को डिगामा साहब, और मूल तो क्या लेके निकले थे? काली मिर्च। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च, ये पूछा जाता है। काली मिर्च मसाला है। काली मिर्च को लेकर जब वास्को डिगामा साहब यहाँ से वापस कहाँ पहुंचे? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचे। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन पहुंचे। तो जब इनको इस काली मिर्च को यहाँ पर बेचा गया, काली मिर्च को जब यहाँ पर बेचा गया, तो इनको बेचते थे 60 गुना प्रॉफिट प्राप्त। कितना गुना? 60 गुना। जबकि ऐसा माना जाता है कि जब हिंद महासागर के रास्ते से वास्को डिगामा साहब जा रहे थे अपने जहाज विक्टर से, तो आधे से ज्यादा काली मिर्च इनकी समुद्र में गिर गई थी। लेकिन फिर भी जब इन्हें वहां बेचा गया तो 60 गुना प्रॉफिट। यही रीजन था कि यूरोपियन लोग भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार के लिए उत्साहित हुए। उनको प्रोत्साहन मिला कि भैया जब आधे से अधिक मिर्ची इनकी मतलब छूट गई थी, उसके बाद भी हमें 60 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ से अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ानी चाहिए। तो वास्को डिगामा साहब ने वस्तु स्थिति भी बता दी थी वहां जाके कि भाई क्या क्या वस्तु स्थिति है। तो आज का पार्ट 1 का जो मेरा टॉपिक है, वो आज मैं यही समाप्त करता हूँ। फिर उसके बाद कैसे आपके गवर्नर जनरल आए पुर्तगाल के, वो मैं आपको पार्ट 2 में लेके जाऊँगा। थैंक यू।